हेलो एवरीवन, दिस इज द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग के बारे में। ठीक है, ओके। ड्राइंग ड्राइंग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि मैंने पहले भी पिछले क्लास में बताया था कि ड्राइंग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल मतलब में ग्राफिक्स से आप क्या समझते हैं? ग्राफिक्स मीन्स मतलब होता है पिक्चर। तो हम लोग को किसी चीज़ को अगर शो करना हो तो हम लोग अगर पिक्चर्स के मीडियम से शो करें उसको बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि किसी बिल्डिंग का हम लोग को ड्राइंग बनाना है, तो बिल्डिंग के वॉल को हम लोग दो लाइन से शो करें, तो हम लोग ये क्या शो कर रहे हैं? एक पिक्चर से शो कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द पर्पस ऑफ सिविल ड्राइंग इज टू कन्वे द होल आइडिया और कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर टू द अदर इंजीनियर्स। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग में ड्राइंग का जो पर्पस है वो है कि हम लोग जो आइडिया सोच रहे हैं कि बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए, तो वो हम लोग अदर इंजीनियर्स को कैसे समझाएं, अदर कंस्ट्रक्शन करने वाले को कैसे समझाएं। तो उसके लिए हम लोग को ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होता है। द होल आइडिया एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड एज 2D ज्योमेट्री एंड लैंग्वेज। तो ड्राइंग में आपका सारा इंफॉर्मेशन होता है, सारा आइडिया होता है कि बिल्डिंग कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। लेकिन क्या होता है वो ड्राइंग, वो 2D में होता है। मतलब एक सीट में आपका ड्राइंग होगा जिसमें कि ड्राइंग होगा, 2D ज्योमेट्री होगा और कुछ लैंग्वेज लिखा होगा। लैंग्वेज मीन्स कुछ इन्फॉर्मेशन आपका रिटन फॉर्मेट में होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होगा, ग्राफिक लैंग्वेज एंड वर्ड लैंग्वेज। ग्राफिक्स मीन्स ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कुछ लाइन्स होंगे, कुछ प्रोजेक्शन मेथड का जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होगा। प्रोजेक्शन मेथड क्या है वो सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा वर्ड लैंग्वेज में लेटरिंग, जो आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि लेटर कैसे लिखते हैं, तो लेटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग वर्ड लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है। इट इज ट्राई टू ड्रॉ एग्जैक्ट शेप ऑफ अ स्ट्रक्चर विद रिड्यूस्ड साइज। तो ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर है उसका एग्जैक्ट शेप ड्रॉ करते हैं। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही ड्रॉ करेंगे, पर उसका साइज रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी बिल्डिंग में अगर फ्रंट आपका ये आपका 5 मीटर का है, तो हम लोग इसको ड्राइंग में 5 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, जो इसका विड्थ था उसको हम लोग ने रिड्यूस किया है साइज शेप, ठीक है। बस शेप का वैसा ही रेक्टेंगल ही रखेंगे, बस साइज हम लोग रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। फॉर ड्राइंग 3D ऑब्जेक्ट ऑन 2D पेज और शीट, प्रोजेक्शन लाइन्स आर यूज्ड। तो अगर 3D को ड्रॉ करना है 2D पे तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्शन लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग है जो कि 3D में है, उसको 2D में ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे कि इससे हम लोग एक प्रोजेक्शन लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं इस प्लेन पर। ये जो प्लेन है आपको जो दिख रहा है, तो इस प्लेन पर इस 3D बिल्डिंग का क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्शन ले रहे हैं, मतलब इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस 2D में। तो हम लोग को जो दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा। तो ड्राइंग हम लोग का ये हो गई, ठीक है। कि 3D को एग्जैक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है 2D पर। अगर 3D को आप 2D में बनाएंगे तो आपका एक डायमेंशन या तो गायब हो जाएगा या तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? कि मतलब कोई बिल्डिंग है, अगर हम लोग 3D में है और 2D में देख रहे हैं, जैसे कि अभी भी आप ये देख रहे हैं, वो क्या है, 2D में ही पूरा 2D ही है आपका ये पूरा लेक्चर। इसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपका कोई एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल तो होगा नहीं, 90 डिग्री होगा। क्या हुआ, यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो चुका है। 3D को 2D पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, 3D को अगर 2D में ड्रॉ करते हैं तो एक डायमेंशन या तो हट जाएगा या तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रोजेक्शन पर। प्रोजेक्शन इन ड्राइंग। ड्राइंग में प्रोजेक्शन क्या होता है? इमेजिनरी प्रोजेक्शन लाइन्स आर यूज टू कंजर्व द शेप ऑफ ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी बिल्डिंग का शेप है वो हम लोग को वैसा का वैसा ही चाहिए। साइज भले ही कम हो जाए पर शेप वैसा वैसा ही चाहिए। इसीलिए हम लोग इमेजिनरी प्रोजेक्शन लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू कन्वर्ट 3D ऑब्जेक्ट इन 2D प्लेन। हमारे पास ड्राइंग जो है वो 2D में ही है, तो हम लोग को 3D जो भी ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको 2D में कन्वर्ट करना है। तो प्रोजेक्शन लाइन्स क्या होता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि प्रोजेक्शन लाइन्स वो होती है कि बिल्डिंग के 3D को ये इमेजिनरी लाइन्स होती है जो कि बिल्डिंग से निकल कर वो पोजिशन पर प्लेन पे वो पड़ती है, जिससे हम लोग उसकी ड्राइंग को बना पाते हैं, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफिकल जो प्रोजेक्शन होते हैं वो दो टाइप के हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग में। एक है पैरेलल प्रोजेक्शन, एक है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसमें क्या डिफरेंस है वो डिस्कस कर लेते हैं।
पैरेलल प्रोजेक्शन में होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। तो ए बी से जो भी आपके रेज निकल रहे हैं प्रोजेक्ट होने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है यहाँ पे, तो यहाँ से जो भी रेज निकल रहे हैं वो पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, पैरेलल जा रहे हैं और प्रोजेक्शन प्लेन पे हिट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को उसकी जो पोजीशन है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया ए बी। ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो लाइट सोर्स है बहुत ज़्यादा दूर हो, तभी आपके जो भी प्रोजेक्शन लाइन होंगे वो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव में जो है पर्सपेक्टिव है, मतलब पर्सपेक्टिव है वो परसेप्शन से लिया गया है, मतलब एक पर्सन के परसेप्शन क्या है, मतलब एक पर्सन को दिख कैसा रहा है कोई ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग मालूम है कि कोई आदमी कोई पर्सन को कोई ऑब्जेक्ट देखना हो वो क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट से रेज आएगी उसके आई के रेटिना पर वो इमेज बनाती है, तभी हम लोग देख पाते हैं। तो क्या होता है, रेज जो है वो रेटिना पर किसी पॉइंट पर तभी हिट करेगा जब वो पैरेलल ना हो, ठीक है। तो ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी से रेज निकल रही है, वो सी पे जाके मिल रही है। सी क्या है, ऑब्जर्वर का लोकेशन है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। तो इसमें क्या होता है कि इस केस में जो हम लोग का जो स्ट्रक्चर है उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को जो कोई मान के चलो कोई बिल्डिंग है, तो उसका अगर हम लोग सामने से अगर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, जैसे ये एक बिल्डिंग है, इसको हम लोग सामने से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे जो सामने का जो पोर्शन में है, जो डायमेंशन है ज़्यादा दिखाई देगा बड़ा, जो दूर डायमेंशन है वो छोटा दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये पर्सपेक्टिव व्यू से बनाया गया है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से बनाया गया है ये ड्राइंग, ठीक है। तो तो अगर हम लोग इस ड्राइंग का इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कोई भी जो साइट इंजीनियर होगा वो ये डायमेंशन मेजर करेगा, देखेगा ये ज़्यादा है, ये डायमेंशन देखेगा ये कम है, तो इसका इस्तेमाल करके वो गलत कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इसलिए कभी भी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं इस ड्राइंग का, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन दे रहा है। तो हम लोग जो भी इस्तेमाल करेंगे वो पैरेलल प्रोजेक्शंस का ही इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल प्रोजेक्शन से जो ड्राइंग बनेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर, ताकि उसका शेप डिस्टॉर्ट ना हो। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आपका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, जब जैसे कि आपका ये जो बिल्डिंग का ये है ये रेक्टेंगल होना चाहिए, पर रेक्टेंगल दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो हम लोग इसमें पर्सपेक्टिव पोजीशन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हम लोग को ये जानना होता है कि बिल्डिंग एक्चुअल में कैसे दिखेगी, ठीक है। ये आउटर अपीयरेंस को चेक करने के लिए पर्सपेक्टिव व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब चलते हैं कि पैरेलल प्रोजेक्शन कितने टाइप होते हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कर सकते हैं या ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक मतलब होता है परपेंडिकुलर, जैसे जो पोजीशन लाइंस है पोजीशन प्लेन पर परपेंडिकुलर हिट करती है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसके बाद है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, अगर जो पोजीशन लाइन है वो किसी एंगल पे अगर इसको हिट कर रही है जो राइट एंगल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक में भी होते हैं मल्टीपल या मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। नेक्स्ट होता है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक में भी आपके एंगल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं। पर्सपेक्टिव में प्रोजेक्शन में भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं कि आप लोग किस लोकेशन पे खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कैंटिलीवर, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में, ठीक है। तो ये जो मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस है इसका मेजर इस्तेमाल करते हैं हम लोग ड्राइंग में, ठीक है। और ये एक्सोनोमेट्रिक है, इसका इस्तेमाल हम लोग लार्ज एरिया में मैपिंग करने के लिए कर सकते हैं। लार्ज एरिया में आपको जानना है आपको क्या क्या है फीचर्स हैं, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्लिक का होता है कि आप अगर 3D में देखना चाहते हैं कि 3D में क्या क्या कंपोनेंट है किसी भी बिल्डिंग में, उसको देखने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन मेजरली इंजीनियरिंग पर्पज से हम लोग मल्टी व्यू का इस्तेमाल करेंगे, और आउटर अपीयरेंस चेक करने के लिए एस्थेटिक में देखने में क्या दिखेगा, कितना सुंदर दिखेगा बिल्डिंग, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस का। नेक्स्ट है ऑर्थोग्राफिक मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन।
ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हम सही से समझेंगे। मतलब कि व्हेन प्रोजेक्शन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जैसे हम पहले डिस्कस किया था कि जैसे प्रोजेक्शन लाइंस जो वो आपके प्लेन से परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, मतलब कि ये जो है ये एंगल ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ठीक है। ड्राइंग इन ऑर्थोग्राफिक पोजिशन आर ड्रॉन एंड प्लेस इन फॉलोइंग 3 मैनर्स। ऑर्थोग्राफिक मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन में जो ड्राइंग्स का अरेंजमेंट है वो हम लोग फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल और कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये दो लाइन है, जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सिस अगर परपेंडिकुलर हो तो हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेनली पॉपुलर हम लोग का फर्स्ट एंड थर्ड ही हैं। तो अगर ये जो प्लेन्स है, ठीक है, ये 3D में दिख रहे हैं इसलिए इस तरह का दिख रहा है। 3D में मतलब कि ये आपका प्लेन्स है, परपेंडिकुलर प्लेन्स है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को यहाँ पे सामने क्या दिखेगा, इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू का पोजिशन बनेगा यहाँ पर, और टॉप व्यू का पोजिशन बनेगा नीचे की तरफ, और साइड व्यू का पोजिशन बनेगा राइट साइड में, ठीक है। इसको इस तरह से हम पोजिशन बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनते कैसे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जर्वर है। फर्स्ट एंगल में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका जो होगा तो उस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में रहेगा, ठीक है। फर्स्ट एंगल सिस्टम में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्लेन और आपके ऑब्जर्वर के बीच में होता है। तो यहाँ से जो पोजिशन बनेगा यहाँ पे सामने की तरफ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका फ्रंट व्यू, नीचे बनेगा टॉप व्यू, साइड में बनेगा साइड व्यू। उसी तरह थर्ड एंगल सिस्टम में क्या होगा कि अंदर की तरफ था ये ऑब्जेक्ट, तो थर्ड एंगल सिस्टम में प्लेन जो होता है वो पर्सन, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तो बीच में होता है यहाँ पे आपका ये ट्रांसपेरेंट प्लेन इसलिए लिखा गया है ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट दिख सके। अगर ये ओपेक हो जाएगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा, जो टॉप व्यू होगा वो ऊपर बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा आपका साइड व्यू, और सामने की तरफ में बनेगा आपका फ्रंट व्यू। तो इस पूरे प्लेन सिस्टम को फर्स्ट एंगल सिस्टम, थर्ड एंगल सिस्टम है, उसको अगर ओपन करते हैं, ओपन कैसे करेंगे कि हम लोग इसको ये कंबाइन रखेंगे, ठीक है। इस दोनों कंबाइन रखेंगे दो प्लेन को, और उसके बाद इसको कंबाइन रखेंगे इस दो प्लेन को, इस प्लेन को कट कर देंगे, ठीक है। इस प्लेन को कट कर देंगे तो ये एक आपका जो फ्रंट व्यू है आपका यहाँ पे दिखेगा, एक्चुअली ऑब्जर्व यहाँ पे है, फ्रंट व्यू आपका यहाँ दिखेगा, साइड व्यू यहाँ दिख रहा है, और टॉप व्यू दिखेगा नीचे की तरफ। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसको बोलेंगे फर्स्ट एंगल सिस्टम। और इसमें आपका ऑब्जर्वर से टॉप व्यू यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, तो इसको हम कट करते हैं। कट करने के लिए हम लोग इसको ज्वाइन रखते हैं, इस दो प्लेन को, और इस दो प्लेन को कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कट कर देते हैं, क्या होगा, जो होगा टॉप व्यू होगा हम लोग को ऊपर दिखेगा, फ्रंट व्यू सामने दिखेगा, और साइड व्यू यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल पोजीशन में बस इतना अंतर होता है कि आपका टॉप व्यू फर्स्ट एंगल में नीचे चला जाएगा, थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जो साइड व्यू था वो लेफ्ट में आ रहा था फर्स्ट एंगल में, इसमें राइट साइड में चला जाएगा। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट व्यू मिलता है। तो ऑब्जेक्ट तो 3D है, हम लोग को मिल रहा है 2D। तो 3 अलग अलग प्लेन से ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा ऐसा दिखेगा। तो इससे होता यह है कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वैसा ही शेप है, जहाँ पे जितना एंगल होना चाहिए उतना एंगल है, तो हम लोग का शेप चेंज नहीं हो रहा है इस व्यू में। पर ये थोड़ा आपका 3D में दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर शेप डिस्टॉर्ट हो चुकी है। तो इंडिया में हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं वो है फर्स्ट एंगल सिस्टम। ये आपका यूरोपियन और ISO स्टैंडर्ड भी है, इंडियन स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। थर्ड एंगल सिस्टम अभी कनाडा, USA, जापान और थाईलैंड में इस्तेमाल किया जाता है। और जो मैंने डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में हम लोग करते ये हैं कि हम लोग कर सकते हैं ये सिस्टम इस्तेमाल कर लेंगे फर्स्ट एंगल का, और बस टॉप व्यू को ऊपर कर देंगे,
कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो जाएगा, या फिर इस थर्ड सिस्टम में हम लोग ये दोनों इस्तेमाल कर लेंगे, टॉप व्यू का नीचे भेज देंगे, तो हम लोग का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों पोजीशन का। तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर। नेक्स्ट है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ए टाइप ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है, used for creating a pictorial view of the object when the lines of the side are perpendicular to the plane of projection and the object is rotated around one or more axis of its axis to reveal multiple sides। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बस रोटेट कर देते हैं, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही है। मतलब कि जो पैरेलल रेज हैं वो आपके प्लेन्स को परपेंडिकुलर ही हिट कर रहे हैं, ठीक है, बस आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर दिया गया है, इसलिए हम लोग सिर्फ फ्रंट व्यू नहीं, फ्रंट व्यू के साथ साथ साइड व्यू भी देख पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जितना एंगल को चेंज करेंगे उतना ही आपको अलग अलग व्यू दिखाई देगा। तो हम लोग को अभी 3 व्यू दिखाई दे रहा है एक साथ, ठीक है, लेकिन तीनों में से कोई भी व्यू एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल मतलब ये जो क्यूब दिख रहे हैं, क्यूब में क्या होता है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। आपको ये क्या 90 डिग्री दिख रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि 90 डिग्री है, पर डिग्री तो नहीं है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री ये होगा, तो ये 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, नहीं होगा। तो हम लोग एक्सोनोमेट्रिक पोजीशन में एक्चुअल व्यू नहीं देख पाते हैं, क्या एक्चुअल शेप है, पर इससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइड्स देख पाते हैं। तो इसमें भी 3 तरह के होते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर सेम एट कॉर्नर, एक कॉर्नर पर सारे एंगल सेम होते हैं, मतलब इसी एंगल के सामने से आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो। डायमेट्रिक में क्या होगा, ओनली 2 एंगल्स आर सेम एट कॉर्नर, ये सिर्फ 2 एंगल सेम होंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन से 15 डिग्री का रहेगा एंगल। और ट्राइमेट्रिक में क्या होगा, ऑल 3 एंगल्स आर एट डिफरेंट कॉर्नर, मतलब ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट, 3 एंगल डिफरेंट होंगे, मतलब 15 डिग्री 45 डिग्री, इस तरह से हम लोग पोजिशन बनाते हैं। नेक्स्ट है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। In this projection, projection lines are parallel, but projection plane is not perpendicular to projection line, ठीक है, due to which one of dimension is horizontal and one dimension is vertical like orthographic projection, but the third dimension is oblique or tilted at 30, 40 और 60 डिग्री to horizontal। मतलब अब इसमें क्या किया गया है कि आपके प्रोजेक्शन लाइन्स तो पैरेलल हैं, पर आपके जो प्लेन है उसका एंगल चेंज कर दिया गया है, मतलब अब ये 90 डिग्री नहीं है, पोजीशन लाइन जो है पोजीशन प्लेन को 90 डिग्री पर हिट नहीं कर रहे हैं। इसी कारण भी हम लोग को ऑब्जेक्ट का थर्ड फेज दिखाई दे सकता है, मतलब 2 डायमेंशन दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड व्यू भी आपको दिख सकता है। इस केस में क्या होता है, आपके फ्रंट व्यू का एक्चुअल शेप दिखता है, ठीक है, पर आपके थर्ड व्यू का जो थर्ड डायमेंशन का एक्चुअल व्यू नहीं दिखता है। तो इसमें 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री के एंगल्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन है, ये इसी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाते हैं किसी भी बिल्डिंग का। आर्किटेक्चरल ड्राइंग मतलब कि आउटर अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है कोई बिल्डिंग। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज कन्वर्जिंग प्रोजेक्शन एट आई ऑफ ऑब्जर्वर। इसमें बताया था कि ये जो पर्सपेक्टिव पोजीशन में सारे रेज आपके ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जर्वर के आई पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ड्राइंग मेड बाय पर्सपेक्टिव पोजीशन इज सिमिलर टू ए पर्सन्स ऑब्जर्वेशन और लाइक ए फोटोग्राफ, इट इज मेजरली यूज्ड टू शो आउटर अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो इसमें होता ये है कि कोई भी पर्सन के पर्सपेक्टिव से बिल्डिंग कैसे दिखेगी उसका ड्राइंग बनाते हैं। ये मेनली वही मैंने बताया था कि ये आउटर अपीयरेंस को चेक करने के लिए बनाया जाता है। कोई भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में अगर कोई काम कर रहा है तो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए बनाएंगे मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन, और बनने के टाइम में आपका बिल्डिंग कैसा दिखेगा उसके लिए बनाएंगे पर्सपेक्टिव। इसमें भी आपके 3 तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, जिससे क्या गया 1 पॉइंट प्रोजेक्शन, सारे रेज एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जब आप इस क्यूब के एक कॉर्नर से देख रहे हैं, क्या होगा, सारे रेज अलग अलग 2 अलग पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है जब रेज जो है वो 3 डिफरेंट पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में जो हम लोग पिक्चर लेते हैं वो एक तरफ से पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ही होते हैं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स ही होते हैं। जैसे कि इस
पिक्चर्स में सारे लाइन्स है एक ही पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। सेम इसमें भी ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। इस पिक्चर में आपके जो है सारे लाइन 2 पॉइंट पर मर्ज हो रहे हैं। ये हो जाएगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इस फोटोग्राफ में आपके जो है लाइन्स है, जो भी पैरेलल लाइन्स है वो जो मर्ज हो रहे हैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हो गया और थर्ड ये, इसको बोलेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो सारे प्रोजेक्शन को अगर समझें हम लोग एक जगह पर तो कैसा होगा, जैसे कि मल्टीपल व्यू में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक फेस दिखता है हम लोग को, तो उसमें पैरेलल रेज होती हैं और परपेंडिकुलरली हिट करता है फिर प्लेन को, प्रोजेक्शन प्लेन को। एक्सोनोमेट्री में क्या होता है, हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट किया जाता है। रोटेट करने से क्या होता है, हम लोग को दूसरा फेज भी दिखता है, मतलब तीसरा डायमेंशन भी दिख पाता है, पर आपका जो सारा ड्राइंग है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट मतलब कि अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। सिमिलरली ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट से उसी शेप में रखेंगे, उसी ओरिएंटेशन में रखेंगे, बस आप लोग क्या करेंगे पोजीशन प्लेन को टिल्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन प्लेन जो पोजीशन लाइन्स है पोजीशन प्लेन को 90 डिग्री पर हिट नहीं करेंगे, किसी एंगल पर करेंगे। अब पर्सपेक्टिव पोजीशन में जो है ये ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चेक कर रहे हैं, सारे जो पोजीशन लाइन्स है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं साइज ऑफ ड्राइंग पर कि आप किस किस साइज के ड्राइंग्स हम बनाते हैं। तो जनरली हमारे पास जो पेपर शीट आते हैं वो A0, A2, A से लेकर A7 तक शीट्स आते हैं, साइज में पेपर्स आते हैं जिसमें हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं। तो A0 का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस साइज का 841 mm टू इंटू 1189 mm साइज का हम लोग जो पेपर शीट है वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी लार्ज एरिया का मैप बनाने के लिए, मैपिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं A1 594 इंटू 841 साइज, इसी का इस्तेमाल मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए और साइड पे देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, A1 में ही। A2 है उसको शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, उसके अलावा है A3 है, उससे भी हाफ होता है। तो A3 आपका हैंडल करने में बहुत ईजी होता है, इस फॉर्म में भी आपको बहुत सारी ड्राइंग्स मिलेगी, अगर शॉर्ट ड्राइंग्स मिलेगी आपके साइट्स पर। A4 हो गया जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली लिखने के लिए, उस पर ड्राइंग बना सकते हैं आप। उसके अलावा छोटे छोटे सीट पेज के साइज भी होते हैं जिस पर बनाया जा सकता है, पर मेनली जो पॉपुलर आपका है वो है A3, A1। A1 आपका एक्चुअल ड्राइंग है, A3 आपका स्मॉल ड्राइंग इस्तेमाल करता है जो कि हैंडल करने में ईजी होता है, और A4 आपके जो प्रोजेक्ट फाइल होते हैं या प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं उसमें जो पेज हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है A4। नेक्स्ट है लेआउट एंड ड्राइंग ऑफ द टाइटल ऑफ द ड्राइंग। Border lines are drawn all around the drawing sheet, leaving margin of 10 mm and a margin of 25 or to 30 cm is left on left hand side so as to facilitate filing। एक्चुअली जो भी ड्राइंग बनाएंगे हम लोग शीट बनाएंगे तो हम लोग शीट पर 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ देते हैं तीन तरफ, ठीक है। और लेफ्ट साइड में हम 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे हम लोग को पंच करके उसको हम लोग को कंबाइन करना होता है, फाइल करना पड़ता है। टाइटल ब्लॉक इज ड्रॉन ऑन द राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर। तो अगर आपके पास ड्राइंग में बहुत ज़्यादा डिटेल है तो हम लोग राइट हैंड साइड में सारा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कम डिटेल है तो सारी डिटेल हम लोग एक स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स में राइट साइड के बॉटम में हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। तो डायमेंशन नॉर्मली लिया था 100 mm टू इंटू 150 mm, जिसमें हम लोग स्केल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। टाइटल नॉर्मली कैरी ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नॉर्मली जो है इन्फॉर्मेशन ये हमेशा रहता है हर किसी ड्राइंग में, जैसे हो गया टाइटल ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग किस चीज़ का है, आपका प्लान है मतलब फर्स्ट फ्लोर का है कि सेकंड फ्लोर का है, या आपके फाउंडेशन का प्लान है या किसी का प्लान है, किसी का ड्राइंग है वो आपको देना पड़ेगा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंसल्टेंसी, किस कंपनी के थ्रू बनाया गया है, ये किस कंपनी ने बनाया है उसका ड्राइंग होगा। ड्राइंग नंबर, ये किस नंबर का ड्राइंग है, आपके मतलब ड्राइंग के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, तो
प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिया होता है कि इस चीज़ का ड्राइंग आपका इस नंबर ड्राइंग नंबर पे है, तो ड्राइंग नंबर आपको देना पड़ेगा। स्केल्स ऑफ ड्राइंग, आपने जो पूरी जो बिल्डिंग है सब कितने स्केल से रिड्यूस किया है वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसकी देनी पड़ेगी। डेट ऑफ ड्राइंग, किस डेट को ये ड्राइंग बनी है। ओके, अब चलते हैं स्केल पर। स्केल आर यूज्ड टू रिड्यूस और इनलार्ज द एक्चुअल डायमेंशन टू द डायमेंशन इन ड्राइंग। मतलब कि कोई भी ड्राइंग है उसको छोटा कितना करना है या बड़ा कितना करना है, उसके लिए हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो इनलार्ज करने का काम हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिड्यूस ऑफ टू एक्चुअल डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। इन सिविल ड्राइंग मेनली रिड्यूसिंग स्केल आर यूज। स्केल हैज नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता है, पर इसका मतलब ये है कि स्केल इज द रेशियो ऑफ लेंथ इन ड्राइंग टू बाई एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ अगर 10 मीटर है उसको हम लोग शो कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर से, ठीक है। 10 मीटर है मतलब कि 10 इंटू 100 सेंटीमीटर है। तो आपके आपके यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा डायमेंशन, और यहाँ पे आपका डिनोमीटर और डिनोमीटर में भी सेंटीमीटर ही है, तो डायमेंशन आपका कोई डायमेंशन नहीं होगा इसमें। तो इस केस में आपका जो स्केल हो जाएगा 1/100 का, ठीक है। तो स्मॉलर स्केल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1/100 और 1/200, ये नॉर्मली बिल्डिंग को ड्रॉ करने के लिए बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्डिंग ड्रॉ कर लिए हम लोग 1:100 1:200 पर अब कोई ड्राइंग का जो पोर्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सही से शो नहीं हो पा रहा है ड्राइंग पे, तो उसका सेपरेटली ड्राइंग बनाते हैं। मतलब कि आप कोई बिल्डिंग का ड्राइंग है, बिल्डिंग की ड्राइंग में आपको दिखाना है कि आपका जो डोर का जो डिजाइन कैसा है, या फिर आपका विंडो पे आपने कैसा फ्रेम देना चाहते हैं, उसके लिए आप इस तरह के ड्राइंग्स को आप लार्ज स्केल में ड्राइंग बना सकते हैं, बड़े साइज में 1:10 स्केल या 1:20 स्केल के ड्राइंग पर। इसके अलावा आप और भी स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि राउंड फिगर में हो, ताकि आपको समझने में ईजी हो। ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपका स्पेस में रिक्वायरमेंट हो ड्राइंग के स्पेस में। ओके, लेटर्स एंड नंबर। तो ड्राइंग में आपको जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो कभी भी आप स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता है, उसको लिखा था कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, क्योंकि आप इजीली समझ पाए। तो उसके लिए आपका मेन टाइटल एंड ड्राइंग है वो आपके 6, 8, 10, 12 का इस्तेमाल कर सकते हैं साइज का। सब टाइटल भी जो है आप 3, 4, 5, 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नोट्स लिखने के लिए, कोई लीजेंड लिखने के लिए, कोई शेड्यूल लिखने के लिए। शेड्यूल मतलब कि डिटेल्स, जैसे डोर शेड्यूल होता है, मतलब कि डोर किस किस साइज का प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मटेरियल्स कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, डायमेंशंस क्या है, ये सब इस साइज में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग एंड सिम्बॉल्स। मेनली हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग ही डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप जिस बिल्डिंग का ड्राइंग बना रहे हैं उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, अगर वो आपको मालूम होगा तो आपको ड्राइंग बनाना आपके लिए ईजियर रहेगा, ठीक है। थैंक यू।